दोस्तों, जब कोई क्रिमिनल अपराध करता है तो वकील केस को अदालत में लेकर जाते हैं और जज के सामने रखते हैं। फिर सुनवाई होती है। उसके बाद जज सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जब एक महिला जज के घर में उसका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आखिर ये कत्ल कैसे हुआ और किसने किया था, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सावधान रह सके। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। साल 2016 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित सर्किट हाउस कॉलोनी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहती थी जिनका नाम था प्रतिभा गौतम। इन्हें यहाँ पर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। कुछ ही महीने पहले वो यहाँ रहने के लिए आई थी। उनकी शादी मनु अभिषेक राजन नामक व्यक्ति से हो चुकी थी और उनके पति मनु अभिषेक राजन भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते थे। पत्नी यानी प्रतिभा गौतम कानपुर देहात में एक सिविल जज थी और पति दिल्ली में वकील था। और 9 अक्टूबर 2016 की सुबह को अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी के सरकारी आवास पर पहुंचे जहां पर इनकी पत्नी रहती थी। अभिषेक अपनी कार से बाएं रोड कानपुर से दिल्ली आए थे। ये पिछली रात यानी 8 अक्टूबर को दिल्ली से चले थे और 9 अक्टूबर की सुबह ही कानपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी यानी प्रतिभा को कॉल करना चाहिए। अभिषेक प्रतिभा को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। अभिषेक ने कई बार कॉल किया लेकिन उसकी पत्नी प्रतिभा ने फोन नहीं उठाया और फिर सर्किट हाउस कॉलोनी में पहुंचने के बाद अभिषेक जल्दी से अपनी पत्नी के फ्लैट पर जाता है। वो घर की डोर बेल बजाता है लेकिन पत्नी दरवाजा नहीं खोलती है। अभिषेक कई बार बेल बजाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद अभिषेक ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और फिर भी दरवाजा नहीं खुला। हालांकि घर पर एक मेड भी काम करती थी, उसने भी दरवाजा नहीं खोला। अभिषेक को घबराहट हुई क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अगर प्रतिभा घर से कहीं बाहर गई होती तो दरवाजा बाहर से बंद होता, ना कि अंदर से। इसके बाद अभिषेक ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अभिषेक ने दरवाजे पर जोर जोर से लात मारना शुरू किया और 34 प्रहार में ही दरवाजे की कुंडी टूट जाती है और अभिषेक परेशानी की हालत में घर के अंदर जाता है। अभिषेक ने देखा कि उसकी पत्नी प्रतिभा पंखे से लटक रही है कि दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई हैं। देखकर अभिषेक डर जाता है और जैसे ही अभिषेक अपनी पत्नी के शव को देखता है तो वो बड़े दुख से उसको छूने की कोशिश करता है। जैसे ही अभिषेक ने प्रतिभा के शव को छुआ तो प्रतिभा की लाश नीचे गिर गई। इसका मतलब ये था कि प्रतिभा के शव को रस्सी के सहारे खड़ा किया गया था। इसके बाद अभिषेक 9 बजे के करीब पुलिस स्टेशन जाता है और सर्किट हाउस से करीब 23 किलोमीटर दूर कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सूचना देता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को जब पता चला कि ये आदमी इलाके की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो तुरंत पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर शव जमीन पर रखा हुआ था, जबकि अभिषेक ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। पुलिस के पूछने पर अभिषेक ने बताया कि जब उसने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखा था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए घबराहट में उसने शव को नीचे उतार दिया। धीरे धीरे यहाँ पर एसएसपी और डीआईजी जैसे पुलिस ऑफिसर्स भी आने लगते हैं। अभी 8 या 9 महीने पहले ही मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम की शादी हुई थी और ये लव मैरिज थी। अगर समय में थोड़ा पीछे जाए और इन दोनों के बैकग्राउंड को देखा जाए तो प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के उरई नामक इलाके की रहने वाली थी। बचपन से ये काफी होनहार और होशियार लड़की थी। इनके पिता एक बैंक में जॉब करते थे और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। प्रतिभा को पढ़ाई का बहुत शौक था। प्रतिभा अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे एक वकील बनना था, इसलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो लखनऊ चली गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने LLB की पढ़ाई कंप्लीट की और लॉ की डिग्री हासिल की। इसी पढ़ाई के दौरान प्रतिभा का ध्यान वकालत से हटकर जज बनने की ओर आकर्षित हो गया और अब प्रतिभा का सपना जज बनने का था। लखनऊ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद प्रतिभा दिल्ली आती है। यहाँ पर उसने LLM की पढ़ाई की। दरअसल ये LLB से एडवांस कोर्स होता है। LLM का कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रतिभा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देती है। इन्हीं दिनों एक लड़का भी इसी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर आया। इसका नाम था मनु अभिषेक राजन। ये एक बड़े घराने से बिलोंग करता था। उसके पिता सुरेश चंद्र राजन एक जज थे जो रिटायर हो चुके थे। ये CBI और NGT समेत कई जगहों पर जज रह चुके थे। पिता के जज होने के अलावा मनु अभिषेक की बहन भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक वकील थी और उसके बहनोई भी इसी कोर्ट में एक जज थे। ऐसे ही अभिषेक के करीब 7 रिश्तेदार जुडिशियल सर्विसेज में थे। कोई वकील था तो कोई जज था और अभिषेक खुद भी जज बनने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम एक दूसरे से मिलते हैं। कोचिंग में आने जाने के दौरान इन दोनों की छोटी छोटी मुलाकातें होनी शुरू हो गईं। इनमें दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। समय के साथ प्यार इतना बड़ा कि बात शादी तक आ गई।
वैसे दोनों के घर वालों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि इनके बच्चे पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ कर रहे हैं। अभिषेक के घर वाले दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और प्रतिभा के उत्तर प्रदेश के उरई में रहते थे। और जब साल 2013 में PCSJ का एग्जाम होता है, अभिषेक और प्रतिभा दोनों ही एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम को पास करने के बाद इन दोनों के लिए अपने सपने पूरे करने का दरवाजा खुल सकता था और ये जज बन जाते। प्रतिभा इस एग्जाम को क्लियर कर लेती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अभिषेक इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। इसके बाद प्रतिभा को जज की ट्रेनिंग करनी थी, तो वो अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है और इधर अभिषेक का सपना अधूरा रह गया। वो जज नहीं बन पाया तो अब वो केवल वकालत ही कर सकता था, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ रहने की कस्में खाते थे। एक दिन प्रतिभा अपने घर वालों को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और आगे चलकर शादी भी इसी लड़के से ही करेगी। उधर अभिषेक के परिजनों को भी जब यह बात पता चली तो दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। प्रतिभा के घर वालों का ये कहना था कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर से शादी करे, किसी IPS से करे, न कि किसी छोटे मोटे वकील से, और फिर कास्ट को लेकर भी प्रॉब्लम थी। अभिषेक के घर वाले भी राजी नहीं थे। दोनों परिवारों की नाराजगी के बावजूद भी इन दोनों का प्यार बरकरार रहता है और प्रतिभा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। फिर 2015 में प्रतिभा की पोस्टिंग कानपुर देहात में एडिशनल सिविल जज के तौर पर हो जाती है। प्रतिभा अपनी जज की सर्विस शुरू कर देती है। जज के तौर पर केसेस को देखने लगी, फैसला सुनाने लगी और अभिषेक भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। दोनों में दूरी भले ही हो गई थी, लेकिन ये दोनों फिर भी एक दूसरे के करीब थे। कभी प्रतिभा अभिषेक से मिलने के लिए दिल्ली जाती तो कभी अभिषेक दिल्ली से कानपुर आ जाता था। और फिर 29 जनवरी 2016 में मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम बिना अपने घर वालों को बताए दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। लीगली भी उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि दोनों के घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे, इसलिए इनके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। शादी के बाद भी ये दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते रहते हैं। अभिषेक के घर वाले तो इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर 2 महीनों के बाद 23 अप्रैल को इन्होंने दिल्ली में सबको पार्टी देकर अनाउंस किया कि इनकी शादी हो चुकी है और ये एक बंधन में बंध चुके हैं। इस पार्टी में प्रतिभा के घर वाले नहीं आए थे, क्योंकि वो नाराज थे, बल्कि उन्हें 2 महीनों के बाद पता चला था कि उनकी बेटी ने शादी कर ली है। लेकिन ये लोग फिर भी अभिषेक को अपना दामाद मानने को तैयार नहीं थे। अभिषेक के घर वाले तो प्रतिभा को बहू के तौर पर अपना लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले अभिषेक को दामाद के तौर पर नहीं अपनाते हैं। इन सब प्रॉब्लम के चलते ही शादी करके अभिषेक और प्रतिभा कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में आ गए, क्योंकि यहीं पर प्रतिभा को सरकारी आवास मिला हुआ था। इसी कॉलोनी में IPS, IFS जैसे बड़े ऑफिसर्स भी रहते थे। जिले में जितने भी सरकारी लोग थे, ज्यादातर यही इसी कॉलोनी में रहते थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अभिषेक वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए वापस दिल्ली चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे शादी को 8 महीने बीत गए। 9 अक्टूबर की सुबह अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए सरकारी आवास पर आया। अभिषेक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और प्रतिभा को पंखे से लटके हुए देखता है। उसने शव को नीचे उतारा और पुलिस के पास गया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, क्योंकि ये मामला एक महिला जज का था और हाई प्रोफाइल था। वकील अभिषेक यहीं पर दुखी हालत में खड़े थे। प्रतिभा जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टे का फंदा लिपटा हुआ था। दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया था और अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। तो घटना स्थल पर मौजूद हर एक चीज को ध्यान से देखा जाता है और समझा जाता है। जैसा कि अभिषेक ने SSP को बताया कि जब वो यहाँ पर आया था तो प्रतिभा की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। जैसे ही उसने उसे टच किया तो बॉडी नीचे गिर गई। ये सब देखकर पुलिस ने सोचा कि आखिर कोई 2 तरह से खुद की जान क्यों लेगा, या तो वो नस काटेगा या फिर पंखे से फांसी ही लगाएगा, क्योंकि जब कोई नस काटता है तो रक्त का बहाव इतनी तेजी से होता है कि इंसान बेहोश होने लगता है। इस हालत में वो फांसी कैसे लगा सकता है। इसके बाद फोरेंसिक टीम गले से दुपट्टा हटाती है तो गले पर 3 बार किसी धारदार चीज से वार किए गए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये रेजर ब्लेड से किया गया है, लेकिन आमतौर पर जब कोई व्यक्ति खुद फंदे पर लटकता है या किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है तो उसके गले पर V या U शेप का मार्क बनता है, क्योंकि शरीर का पूरा भार गले के आगे वाली साइड पर आ जाता है, जहाँ पर फंदे का पूरी तरह से खिंचाव होता है। निशान गले के पिछले साइड पर भी आता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता है। अगर किसी का जमीन पर ही फंदे से गला घोंटते हैं तो वो शेप का मार्क बनेगा। हाँ, कुछ शातिर क्रिमिनल जमीन पर भी ऐसे कत्ल कर सकते हैं जिससे कि वो फांसी ही लगे, लेकिन प्रतिभा के दोनों हाथों की नसें रेजर ब्लेड से कटी हुई थी। इसके अलावा भी कई कट के निशान थे। एक हाथ पर 6 निशान थे और दूसरे पर 8 निशान थे, यानी टोटल 14 कट्स थे। वारदात की खबर फैलने लगती है। मीडिया के लोग भी आने लगते हैं। पुलिस प्रतिभा के मायके में भी कॉल करती है। प्रतिभा के पिता ने फोन उठाया
पुलिस ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। ये लोग भी बदहवास कानपुर देहात आते हैं। प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कुछ लोगों ने पुलिस को क्रिटिसाइज करते हुए यह भी बोला था कि इन लोगों ने एक जज के मृत शरीर को टेम्पो में हॉस्पिटल भेज दिया। तरीका यह था कि एक एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था। हॉस्पिटल में भी महिला जज का शव ऐसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। इस सब के चलते रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। खैर, यहाँ घटनास्थल की बात करें तो फोरेंसिक टीम उस पंखे को देखती है जिसके बारे में अभिषेक ने बताया था कि प्रतिभा यहीं पर लटकी हुई थी और पंखे पर भी रक्त के निशान पाए गए। ऐसा लगा कि नस काटने की वजह से रक्त यहाँ पर आया होगा, पर ये निशान छींटों की तरह नहीं थे। पुलिस को लगा कि हो सकता है रक्त में भीगे हुए हाथों से पंखे को छुआ गया होगा, लेकिन जिस रोड से पंखा लटका हुआ था वो इतना मजबूत भी नहीं था कि प्रतिभा का वजन संभाल सके। अगर कोई पंखे से लटकने की कोशिश करता है तो रोड पर निशान जरूर पड़ता है। यहाँ घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर प्रतिभा को मारकर उसके शव को इस पंखे पर लटकाने की कोशिश की गई होगी, न कि प्रतिभा अपनी मर्जी से लटकी है। घर में अंदर जाने का भी एक ही रास्ता था जहां से मनु अभिषेक दरवाजा तोड़कर घर में आया था। पुलिस ने जब दरवाजे पर गौर किया तो उसकी कुंडी थोड़ी ढीली थी लेकिन टूटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में अगर दरवाजा बंद करे तो ये मजबूती से बंद हो जाएगा। दरवाजा अगर टूटा हुआ होता तो दोबारा इसे बंद नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। दरवाजा बिल्कुल सही था। इस वजह से पुलिस की नजर अब अभिषेक पर ही थी, क्योंकि अभिषेक ने बताया था कि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। अब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ करना शुरू की। एसएसपी उससे कुछ सवाल करते हैं। पहले पूछा गया कि आप जब यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा। अभिषेक ने बताया कि मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया था और प्रतिभा पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस इससे आगे कुछ पूछती, ये कुछ पूछने से पहले ही शुरू हो गया कि मैं दिल्ली से यहाँ पर आया था और बाय रोड आया था। आप टोल प्लाजा की स्लिप देख सकते हैं, सीसीटीवी भी देख सकते हैं, कॉल डिटेल्स भी देखिए। मैंने यहाँ आने से पहले प्रतिभा को कई बार कॉल भी किया था। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये खुद ही अपने बारे में इतनी डिटेल्स दे रहा था, जबकि पुलिस उससे कुछ पूछ ही नहीं रही थी। इससे पुलिस का शक अभिषेक को लेकर और ज्यादा बढ़ गया। अभिषेक बार बार कहीं जाने के लिए भी बोलता है, लेकिन पुलिस ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। अभिषेक ने खुद शव को पंखे से उतारा था, लेकिन ये तो खुद एक वकील था, जानता था कि क्राइम सीन में क्या क्या चेक करते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजें केस को बदल सकती हैं। सवाल तो ये भी था कि अभिषेक पुलिस को फोन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों ये खुद 23 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन गया। अभिषेक ने बताया कि वो बहुत घबरा गया था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2 बार इसने पुलिस के पास जाकर मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। पर वहाँ पुलिस वालों ने बताया कि ये एक ही बार यहाँ पर आया था। वैसे इसी कॉलोनी में बड़े बड़े ऑफिसर के भी घर थे और नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी थे। जब अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था तो अभिषेक ने इन लोगों से क्यों नहीं कुछ बताया। शव देखने के बाद जब अभिषेक पुलिस को बुलाने के लिए घर से बाहर निकला था, तब भी उसने बाहर किसी गार्ड को नहीं बताया, इसलिए यह भी शक पैदा करने वाली बात थी। प्रतिभा के माता पिता भी मौके पर आते हैं। उन्होंने अभिषेक और उसके परिवार पर प्रतिभा की मृत्यु का इल्जाम लगाया। अभिषेक प्रतिभा को उसके माता पिता से बात नहीं करने देता था। वो बहुत दुखी रहती थी और ये लोग उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। इसलिए प्रतिभा के पिता ने अभिषेक और उसके माता पिता के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कराया था। धारा 302 यानी कत्ल और धारा 304 बी यानी दहेज की वजह से हुई मृत्यु के तहत केस दर्ज कराया गया। प्रतिभा के पिता का कहना था या तो अभिषेक ने कत्ल किया है या उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया है। प्रतिभा की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो 6 साल से बाहर ही रह रही थी, सब कुछ अकेले ही मैनेज किया करती थी, खुद से कमा रही थी, मेंटली भी स्ट्रांग थी। आखिर वो खुद ही अपनी जिंदगी को क्यों समाप्त करेगी। 9 अक्टूबर की रात को प्रतिभा का पोस्टमार्टम किया गया। 4 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सी चीजें सामने आती हैं। मृत्यु का कारण दम घुटना यानी सांस लेने में दिक्कत होना, लेकिन इससे पहले प्रतिभा के साथ मारपीट भी की गई थी। किसी रॉड या डंडे से उसके शरीर पर वार किए गए थे। हाथों और कलाई पर रेजर के 14 निशान, गले पर 3 निशान। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर डंडों के बीच छोटे बड़े निशान पाए गए। साथ में स्ट्रगल यानी हाथापाई के भी निशान मिले थे, जैसे मारपीट के दौरान विरोध करते समय होता है। इसके अलावा एक और बात सामने आई, प्रतिभा गौतम सारे 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। आखिर कोई शादीशुदा औरत जो काम करती है, माँ बनने वाली है, वो खुद की जान क्यों लेगी अगर मान भी लिया जाए कि उसने ऐसा किया है। लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए थे, हाथों पर ब्लेड से कट कैसे लगे। मनु अभिषेक बार बार अपने बयान को बदल रहा था और पुराने बयान को दोबारा बोलने से भी झिझक रहा था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस का शक अभिषेक पर और भी बढ़ गया।
तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब पुलिस को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि मनु अभिषेक एक वकील था और उसके पिता एक रिटायर्ड जज थे। बहनोई भी जज थे, इसलिए पुलिस को सब कुछ देखते हुए जांच करनी थी। अभिषेक को जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया गया। वैसे तो आमतौर पर 7 से 14 दिनों की कस्टडी मिलती है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था, केवल 7 घंटे की रिमांड कस्टडी दी जाती है। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रतिभा का शव उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। प्रतिभा के माता पिता, भाई बहन सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। इन्होंने पहले ही प्रतिभा को शादी से मना किया था। प्रतिभा के परिवार वालों ने बताया कि कभी कभार जब भी उसका फोन आता था तो वो बहुत दुखी लगती थी। प्रतिभा की बहन जब भी उससे कुछ पूछती थी तो वो बताती नहीं थी। इस हद तक वो प्रतिभा को कंट्रोल कर रहे थे। इधर पुलिस अभिषेक से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। प्रतिभा के फोन की जांच की जाती है और अभिषेक का फोन भी ले लिया जाता है। अभिषेक के फोन से प्रतिभा और उसकी व्हाट्सएप चैट मिलती है, जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। व्हाट्सएप से ऐसा लगता था कि प्रतिभा और अभिषेक में झगड़ा चल रहा था, और अभिषेक ने व्हाट्सएप चैट में मैं तुझे देख लूंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जैसी धमकी भी दी थी। अभी तक जो भी सबूत सामने आए थे, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस हो या टेक्निकल एविडेंस हो, सब कुछ अभिषेक के खिलाफ था। अब पुलिस ने अपने तरीके से अभिषेक से पूछताछ शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में अभिषेक यह स्वीकार कर लेता है कि प्रतिभा का कत्ल इसी ने किया है। अब सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का खून क्यों किया? कत्ल का कारण क्या था? अभिषेक पुलिस को सब कुछ बताता है। दरअसल बात तब से शुरू होती है जब प्रतिभा से इसने शादी की थी और उसी समय इन दोनों ने एग्जाम दिया था, तो उस एग्जाम में प्रतिभा का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभिषेक का सिलेक्शन नहीं हुआ और अभिषेक ने मान लिया कि उसकी किस्मत में वकील बनना ही लिखा हुआ है। पर उसकी पत्नी एक जज बन चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अभिषेक के दिमाग में यह बात घूमने लगी कि उसकी पत्नी इससे बड़े पद पर है, उसका रुतबा भी इससे बड़ा है और प्रतिभा के घर वाले भी उसको अपना दामाद नहीं मान रहे हैं। इन सब बातों के अलावा एक सबसे बड़ी बात ये थी, दरअसल शादी के 3 महीने बाद प्रतिभा ने अभिषेक को खुशखबरी दी कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रतिभा अक्टूबर में 3 से 3.5 महीने की गर्भवती थी। इस खुशखबरी से अभिषेक को ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, लेकिन प्रतिभा बहुत खुश थी। प्रतिभा ने अपनी माँ को भी बताया। उसे लगा कि अब शायद उसके घर वाले अभिषेक को अपना दामाद मान लेंगे। प्रतिभा की माँ अपनी बेटी की खबर सुनकर बहुत खुश होती थी। वो प्रतिभा से मिलना चाहती थी। इधर अभिषेक ये सोच रहा था कि एक तो उसकी पत्नी इससे बड़े पद पर है, उसका रुतबा भी इससे बड़ा है, ऊपर से एक बच्चा भी आने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक थोड़ा रंगीन मिजाज का था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, अय्याशी करता था। वो सोचता था अगर बच्चा होगा तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, नई जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी और फिर ये आजादी से मौज मस्ती नहीं कर पाएगा। तो इस कारण अभिषेक बच्चा नहीं चाहता था। उसने प्रतिभा से बोला कि बच्चा को गिरा दो। अभिषेक पहले से ही पत्नी को उसके माता पिता से बात करने से रोकता था, अब तो और भी ज्यादा रोकने टोकने लगा था। भले ही प्रतिभा बाहर एक जज थी, लेकिन घर के अंदर वो एक पत्नी थी। 7 अक्टूबर को प्रतिभा की माँ ने बेटी से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब ये बात अभिषेक को पता चली तो वो अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुम माँ से क्यों बात करती हो, तुम्हें बात करने से पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए। आखिर कितने दिन तक प्रतिभा अपने पति का ये जुल्म सहन करती। और फिर एक दिन उसने बोल ही दिया कि न तो मैं अपने बच्चे को गिराऊंगी और न ही अपने परिवार वालों से बात करना बंद करूंगी। और अभिषेक जब घर से बाहर होता था, यानी दिल्ली में होता था, तो ये दोनों व्हाट्सएप चैट पर भी लड़ते थे। बच्चा गिराने की भी बात होती थी, व्हाट्सएप हो या फोन कॉल, लेकिन बच्चे को लेकर इनमें अक्सर लड़ाई होती रहती थी। 7 अक्टूबर को इनकी लड़ाई हुई तो प्रतिभा ने कहा कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। अभिषेक ने बोला यहाँ मत आओ, क्योंकि 8 अक्टूबर को अभिषेक हिल स्टेशन से दिल्ली आने वाला था। अभिषेक पत्नी को तकलीफ देकर खुद हिल स्टेशन घूम रहा था। 8 अक्टूबर की शाम को प्रतिभा ट्रेन से दिल्ली पहुंची है और अभिषेक उसे लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया। उसने अपनी कार से प्रतिभा को पिक किया था। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से नाराज थे। गाड़ी में दोनों की फिर से लड़ाई हुई और प्रतिभा रास्ते में ही कार से उतरकर वापस कानपुर चली जाती है। अभिषेक ने भी प्रतिभा को जाने दिया, हालांकि वो प्रेग्नेंट भी थी। उसने कहा तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। लेकिन फिर अभिषेक के दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो भी कानपुर के लिए निकल गया। अपनी कार से बाई रोड 8 से 9 घंटों तक ड्राइव करने के बाद अभिषेक कानपुर आया। 5 से 5:30 बजे के बीच में वो सर्किट हाउस कॉलोनी में अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचा। इस कॉलोनी में पड़ोस में क्या हो रहा है इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई शोर शराबा भी यहाँ नहीं सुनाई देता। खैर, अभिषेक जैसे ही प्रतिभा के फ्लैट में पहुंचा तो अभिषेक ने डंडे से प्रतिभा की पिटाई शुरू कर दी।
फिर एक रेजर ब्लेड से प्रतिभा के शरीर पर वार किया, गले पर भी वार किया। प्रतिभा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जमीन पर गिर जाती है। अभिषेक को लगा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर अभिषेक ने प्रतिभा के पहने हुए दुपट्टे से उसका गला दबाया। थोड़ी ही देर में प्रतिभा ने दम तोड़ दिया। फिर इस घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए अभिषेक दुपट्टे से फंदा बनाकर प्रतिभा को पंखे से लटकाने की कोशिश करता है, पर यह असफल रहता है। फिर उसने प्रतिभा के शव को नीचे ही लिटा दिया। इसके बाद उसने प्रतिभा के फोन को उठाया और व्हाट्सएप की सारी चैट्स को डिलीट कर दिया, यानी मोबाइल फोन में मौजूद सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन कातिल हमेशा कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अभिषेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने फोन की व्हाट्सएप चैट को भूल गया और कत्ल करने के 3 घंटे बाद अभिषेक 9 बजे कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वहीं पर पूछताछ करने के बाद अभिषेक को अरेस्ट कर लिया था। जिस लड़की ने उसके लिए अपने परिवार से बगावत की, जो मां बनने वाली थी, 3 महीने की गर्भवती थी, उस हैवान ने उसका ही कत्ल कर दिया। घटना स्थल से पुलिस ने दुपट्टा तो बरामद कर लिया था, लेकिन जिस ब्लेड से प्रतिभा के शरीर पर कट्स लगाए गए थे वो नहीं मिल सका। वैसे इस घटना को अंजाम देने से पहले ही अभिषेक ने काम करने वाली मेड और प्रतिभा के ड्राइवर को छुट्टी पर भेज रखा था। इसका मतलब अभिषेक कई दिनों से इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा होगा। प्रतिभा के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक को मैन क्यूज और उसके माता पिता को को क्यूज बनाया गया। अभिषेक के व्हाट्सएप चैट से कत्ल का ये कारण पता चलता है कि ये बच्चा नहीं चाहता था और इसी बात पर यह झगड़ा करता था। मनु अभिषेक तो पुलिस की गिरफ्त में ही था, लेकिन उसके माता पिता फरार हो गए थे। इनके खिलाफ कोर्ट ने अनबेलेबल वारंट जारी करने और कुर्की करने के आदेश दिए थे। फिर अभिषेक के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑन ऑर्डर ले लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हें कानपुर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश देता है और 18 अक्टूबर को ये दोनों भागे हुए आरोपी CMM कोर्ट में पेश होते हैं। इसके बाद अभिषेक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बेल की अर्जी लगाता है, लेकिन सभी ने इसे खारिज कर दिया और 2022 में अभिषेक को जेल में करीब 5 साल हो गए थे। फिर अप्रैल 2022 में हाई कोर्ट से अभिषेक को जमानत मिल गई और अभिषेक जेल से बाहर आ गया। लेकिन ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और अभी भी फैसला आना बाकी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।